क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 7 अप्रैल करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। 9650347272 पे आप लोग हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीएससी के हमारे पेड ग्रुप चालू है, उनकी जानकारी आपको मिलेगी। और आखिरी में मैंने जो है कौन कौन से मॉड्यूल है वो सबकी जानकारी भी दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में भी पेड ग्रुप से संबंधित जो वीडियो है पीडीएफ वो सब भी है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर दिएगा। जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित है। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सुना होगा, सीए, ठीक ना। सनदी लेखाकार, लागत, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, यानी कंपनी के सचिव। तो ये 3 लॉ अलग अलग थे। अभी सरकार क्या कर रही है कि तीनों को मिलाकर जो है एक बिल बना रही है। और ये पहले जो लॉ थे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के 1949, 59 वाला, वर्क्स अकाउंटेंट वाला, कंपनी सेक्रेटरी वाला 1980 वाला, तीनों को मिला देगी। बस पहली चीज़ ये है ताकि इनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाए। अब जब तीनों को मिला रही है भाई साहब, तो उसमें जो है क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, समन्वय। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है जिसको कि हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई तीनों को मिलाया जा रहा है तो समन्वय की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है तो कमेटी बनाएगी। कमेटी को जो है तीनों जो है उसको देखने के लिए हेड कौन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, वो भाई साहब इसके हेड हो जाएंगे, ठीक। और कमेटी विल हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द 3 इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली। जब तीनों का समन्वय है तो तीनों में से जो है कुछ ना कुछ लोग जो है तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व उनका रहेगा इस कमेटी के अंतर्गत। साथ ही साथ जो भी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म होता है, अनुशासनात्मक तंत्र को भी जो है इन तीनों के अंतर्गत बदला गया है। इसमें अब टाइमलाइन रहेगी, मतलब कि कोई मतलब मान लीजिए अनुशासन वाली कोई आई रिपोर्ट या फिर जो है करना है अनुशासन वाला डिसीजन लेना है, तो उसका कुछ टाइम लिमिट होगा। ये नहीं कि चल रहा है कुछ पता ही नहीं कब खत्म होगा, ठीक। और इसमें एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी। तो एक कमेटी डिसिप्लिन से संबंधित हो गई, एक समन्वय संबंधित हो गई, ठीक। और जो सेक्रेटरी होंगे हर काउंसिल भी बनाई जाएंगी अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन के हैं उसकी, तो उसके जो है आपके काउंसिल के सेक्रेटरी भी रहेगा, और उसको सीई बोला जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा, ठीक है। और जो उसका प्रेसिडेंट होगा काउंसिल का, वो रेस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी जो है काम कर रहा है, ठीक है ना, काउंसिल जो भी डिसीजन है वो उसके जो है काम हो जमीनी लेवल पे, इसको सुनिश्चित करेगा। तो कौन कौन से हैं इनके मेरे ख्याल से ईयर पूछ सकता है यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। बाकी क्या चीज़ें हैं क्या है, ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ईपीएफओ लोग का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नया एग्जाम आया है, कई लोग पूछ रहे हैं ईएसआईसी वाला, अभी मैंने इसके बारे में नहीं किया। अगर आप लोग को मैसेज आएंगे तो देखा जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित अगला जो टॉपिक है वो है किलिंग इन बुच्चा। देखो, कीव जो है आपको मालूम है कि यूक्रेन की कैपिटल है। इसके नॉर्थ वेस्ट में 25 किलोमीटर दूर पे एक बुच्चा करके एक जगह है। वहाँ पे जो है ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बताया है कि रशियन ट्रूप्स ने वॉर क्राइम किया है। मैंने आप लोग को पहले बहुत ही डिटेल में ये चीज़ पढ़ाया हुआ है, जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करिए वॉर क्राइम, जरूर क्वेश्चन इससे आएगा प्रीलिम्स और मेंस में, जरूर जरूर, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा भयानक युद्ध अपराध जो हुए हैं, वॉर क्राइम हुए, वो अभी रशिया ने किए हैं ये बुच्चा वाले एरिया में, ठीक। ये चीज़ है। वॉर क्राइम क्या होता है भाई साहब, वॉर हो रही है, अब वॉर के टाइम पे क्राइम क्या होगा वॉर के टाइम पे? वॉर के टाइम पे अगर आप सोल्जर को मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्जर अगर सिविलियंस को मारने लगे, उनका रेप करने लगे, उनके हाथ पैर काटने लगे, तो वो क्राइम होगा। तो समझ रहे हो ना, दोनों वर्ड को जोड़ के वॉर क्राइम, आसान भाषा में बिल्कुल दिमाग में बैठाने वाली बात, ठीक। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। और ये वॉर क्राइम जो है जेनेवा कन्वेंशंस, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कुछ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो मानवीय जो लॉ कानून बनाए गए थे, उसका उल्लंघन है। वॉर क्राइम का जो है इसमें जो किया गया है रशियंस के द्वारा, ये बोला गया है। और इस पे जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक होती है द हेग में ये है। तो ऑलरेडी ये रशिया जो भी वॉर क्राइम कर रहा है उसके बारे में देख रेख कर रहा है, लेकिन रशिया जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मान्यता नहीं देता इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को। और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन की नहीं है, समझना है मेरी बात, ठीक है, अलग से है एक। यूएन की कौन सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो अलग है।
हालांकि ये दोनों हेग में हैं, ठीक है। तो रशिया इसको मान्यता रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, तो इसलिए कोऑपरेट भी नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। देखिए, बिल टू बैन फंडिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भाई साहब कौन सा हो गया? न्यूक्लियर वेपन हो गया, ठीक, आपका जैविक हथियार हो गया, केमिकल रासायनिक वेपन हो गए। तो ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब ये ऐसे हथियार हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं सामूहिक। तो अब इससे रिलेटेड जो है हमारे पास एक लॉ तो था, ठीक है, पहले से था लॉ, जिसमें हम संशोधन कर रहे हैं। 2005 में हमने लॉ बनाया रखा है, जिसमें क्या है कि WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि एक वेपन बनाया फिर वो यहाँ से दूसरे के लेके जा रहे हैं, या जैसे कैसे उसको जो है हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ये पहले लॉ था, लेकिन उस समय ये था कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिर्फ इस पे प्रतिबंध था कि आप बना नहीं सकते। अभी इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने लोकसभा में, ठीक है, एक बिल लेके आए हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि अब बना नहीं सकते, वो तो है ही है, साथ ही साथ आप कोई इसको फंडिंग भी नहीं कर सकता, वित्त पोषित भी नहीं कर सकता इस तरीके के वेपन बनाने के लिए, ठीक। तो ये चीज़ इसमें और जोड़ दी गई है। वही सारी चीज़ें, इंडिया का जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन दायित्व है उसके लिए लॉ हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। तो वही लॉ था, उसमें फंडिंग वाली जो बात थी वो और जोड़ दी गई। मैन्युफैक्चरिंग वाली पहले से जो है मना थी, उसके अंदर इलीगल था, ठीक। अब इसमें अगर कोई फंडिंग करता है तो सेंटर, मतलब केंद्र सरकार जो है उसकी अकाउंट फ्रीज कर देगा, सीज कर देगा फाइनेंशियल एसेट, वो सारी चीज़ें हैं। किसी पीपल को, मतलब कि कोई इंडिविजुअल को भी अब किया जा सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, और साथ ही साथ FATF का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके दो मेन काम है, एक तो टेरर फंडिंग को रोकना और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, समझ रहे हो। तो ये जो है यहाँ पर इसके भी जो भी मतलब रिकमेंडेशंस होते हैं, तो इसके अनुसार जो है हम अब इस लॉ के अंतर्गत जो है, अब देखो कोई हम किसी को, हमने मैन्युफैक्चरिंग को मना कर रखा है लॉ के अंदर, जो हमारे पास लॉ है, ठीक। और रूल ऑफ लॉ हमारा ये कहता है कि भैया कोई रूल लॉ होना चाहिए, उसके अनुसार ही तो आप किसी को सजा दे सकते हो। तो अब फंडिंग भी कोई कर रहा होगा तो हम उसको भी अब लॉ, क्योंकि हमारा आ जाएगा तो हम बना सकते हैं, उसको रोक सकते हैं वहाँ पर। ये चीज़ है, पहले रिकमेंडेशन देते हैं FATF, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं था, तो लॉ बना लिया है, अब हम कर सकते हैं आसानी से। इन्होंने बिल में ये जो है नया सेक्शन डाला है, सेक्शन 12A, ठीक, जिसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है फाइनेंस नहीं कर पाएगा, जो है प्रोहिबिटेड है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947 और कोई भी इस तरीके का एक्ट है जो कि फोर्स में है इस समय, और वो ये कहता है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसके लिए जो है फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो फिर नहीं की जा सकती, इलीगल होगा, ठीक। वही सब है, ऐसे ऐसे सीज कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, सब कुछ जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हम लोगों ने इसके बारे में पीछे पढ़ा भी था। अभी सेंटर को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफिडेविट दायर करिए, आप लोग बताइए कि भैया इसमें क्या किया आपने, कि जो जैसे मैंने आप लोग को बताया भी था कि एक व्यक्ति है, ठीक, एक आदमी था, ठीक है, तो उसकी बेटियों को मिलना चाहिए, लेकिन उसके चाचा जो है वो ज़मीनें या फिर जो भी विरासत है, जो भी एसेट्स हैं, वो सब हड़प ले रहे थे। तो महिला, उसकी बेटी को मिलना चाहिए, पहला अधिकार होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, ठीक। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा भी था भाई साहब कि आप रेस्पॉन्ड करिए। अब वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे कि सक्सेशन एक्ट में क्या है, मतलब ये इसमें कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत लैंगिक भेदभाव है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक। तो सेंटर ने फिर से फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को फिर से फटकार लगाई कि भैया ये जो पिटीशन डाला है कमल अनंत खोपकर ने, ठीक, कि भैया ये सेक्शन 15 और 16 जो इस इनहेरिटेंस जो एक्ट क्या जो है ये लैंगिक असमानता करता है या फिर भेदभाव करता है, तो उसके बारे में आप जवाब दीजिए सेंटर को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, ठीक। इसमें से सिंपल सा ये कहता है 15 वाला जो सेक्शन है कि मान लीजिए कोई आदमी है, तो मान लीजिए पिता है कोई, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई और डेथ होते समय उसने अपना कोई भी विल नहीं लिखी है, ये बात समझना जरूरी है। मतलब उन्होंने जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने विल नहीं लिखी, ये होता है कई बार, ठीक। इंटेस्टेट और अनविल्ड सक्सेशन होना, यानी कि अनिच्छुक और
वसीयत, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हस्बैंड की फैमिली होगी, जैसे भाई हो गया है, उनका पहले अधिकार होगा, और जो मान लीजिए बीवी है या फिर बेटी है उसका अधिकार बाद में होगा। तो ये मतलब एक तरीके की जो है लैंगिक भेदभाव है, इसी के खिलाफ जो है यहाँ पे किया गया था, और इसमें संशोधन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में यही कहता है कि भाई साहब, अच्छा हिंदू सक्सेशन, तो हिंदू वर्ड का मतलब यहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं होते हैं, इसमें हिंदू के साथ में बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आप याद कर सकते हो BJHS, या जो भी जैसे भी याद कर सकते हो, बस इसको जो है याद कर लेना, ठीक। BJHS कर लो, HBJS कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक। बस याद कर लेना कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है, पारसी नहीं है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, और इसमें मतलब एक तरीके से क्या है कि इन हिंदूज के ऊपर जो आपका ये उत्तराधिकारी वाला या फिर विरासत वाली जो चीज़ें होती है, इनहेरिटेंस होता है, उसको यूनिफॉर्मली एक सिस्टम बना दिया गया, ठीक है ना, कि जो भी कोई हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, तो उसके यहाँ इस तरीके से यूनिफॉर्मली लॉ जो है एक्ट करेगा। इसमें कुछ संशोधन भी किया गया था 2005 में, जब जो है लड़की को भी, यानी कि डॉटर को भी बोला गया था कि वो भी उत्तराधिकारी हो सकती है, उसको भी सक्सेशन में जो है जमीन जायदाद मिल सकती है। तब ये अमेंडमेंट किया गया था, अब फिर से ये चीज़ चल रही, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित क्लाइमेट फाइनेंस। कल मैंने आप लोग को जो है PDF दी थी, वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट जो है आई थी। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। ये UN की संस्था नहीं है, ये अपना जो है अलग से संस्था है। इसकी 3 रिपोर्टें आई हैं, A, B और अभी C आई है लेटेस्ट। तो इसमें ये बताया भाई साहब, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज जो है किसी तरीके से भी हम नहीं रोक पा रहे हैं, मतलब असक्षम है। मतलब हमें, उन्होंने ये कहा है कि 2030 तक जो है कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा, अभी 8 साल बाद। लोग का प्लान जो है वो 2050 है, 2070 है, ठीक, ये सब बताया है। और बाकी इन्होंने कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है इसका जो है प्रकोप झेलना पड़ेगा, बल्कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज करने में वो बहुत ही कम है, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी कहा है IPCC ने कि इंडिया की जो पोजीशन है, जो स्केल पे वो काम कर रहा है, जैसे 500 गीगावाट करना चाहता है, ठीक है ना, अभी जो ग्लासगो में नया दिया गया था, जो स्कोप है, जो स्पीड है क्लाइमेट फाइनेंस की, वो बिल्कुल IPCC उसको एंडोर्स करता है, ठीक है ना, समर्थन करता है। ऐसा भी हमारे जो है पर्यावरण जो मिनिस्टर उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि IPCC जो, अच्छा IPCC रिपोर्ट की जो है वो फोकस किस पे है? मिटिगेशन पे है। तो वो 2 वर्ड है, मैंने अलग से वीडियो दे रखा है, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। ग्लासगो में मैंने आप लोग बताया था कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं। खैर, मिटिगेशन और एडाप्टेशन 2 वर्ड को मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ये ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। मिटिगेशन का मतलब यह है कि आप कार्बन का उत्सर्जन होने ही ना दो, ठीक। एडाप्टेशन ये है कि कार्बन का जो उत्सर्जन हो गया उससे कैसे अब अपने आप को अनुकूल बना लो, ठीक है। तो कार्बन उत्सर्जन ना होने दो, मतलब कि जो है आप कोयला जला रहे थे, उसकी जगह जो है आप सोलर एनर्जी का यूज़ करो, तो कार्बन उत्सर्जन हुआ कहाँ? ठीक है ना, रिलीज नहीं हुई, ठीक। वही एडाप्टेशन है कि कार्बन उत्सर्जन हो चुका है, अब आप क्या करोगे? अब इसको पेड़ लगाओ, उसको किसी तरीके से सिक्वेस्ट्रेट करो, ये सारी चीज़ें। तो मिटिगेशन पे उनका फोकस है। IPCC ने कहा कि भैया होने ही ना दो, मिटिगेट कर दो, ठीक। तभी जो है 1.5 डिग्री से कम तक हो पाएगा, 2100 जो हमारा साल आएगा तब, ठीक। अब देखो ये नहीं सोच सकनी चाहिए कि अरे 2100 तक तो हम जिएंगे नहीं, तो अब क्या करना है। लेकिन यार हमारी कुछ पूछते कुछ वो सब तो होंगे ना। अब इसमें कई लोग ये बोलेंगे अरे हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, हमें क्या पता। तो यार शादी नहीं हुई है तो मतलब क्या इतने श्योर हो क्या कि चलो छोड़ो। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कि ये जो है हमारे मिटिगेशन पे ध्यान देना चाहिए। और जो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल एमिशन में विकासशील देशों का, वो सिर्फ 14% है, ठीक। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकोप उन्हीं को झेलना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज से संबंधित। मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका जो है उसको खरीद रहा है फिलीपींस, ठीक। अब आप लोगों को पता है कि रशिया, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर बनती है। अब रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर जो है वहाँ पे मारकाट मचा रखी है, तो कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो फिलीपींस वाली जो ये चीज़ है इस पर भी लग रहा था कि भाई साहब दोनों लोग जो मिलके ब्रह्मोस बनाते, तो ऐसा तो नहीं ये जो डील है आधार में पड़ जाए।
तो अभी यहाँ पे बताया गया इंडियंस की तरफ कि कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हम दोनों लोग साथ में मिलकर बनाया है, लेकिन हम जो है फिलीपींस को बेच रहे हैं, तो सारा डिसीजन जो है हम अकेले भी, इंडिया वाले भी ले सकते हैं। ठीक बात है, बस इतना इसमें बताया गया है। और उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अच्छा ये याद रखना कि फिलीपींस ने खरीदा है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है वहाँ पर, एनडीए सीडीएस वाले एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, डिफेंस वाले क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर यह है कि हाँ फिलीपींस ये ब्रह्मोस तो ले रहा है, और भी तेजस लेने का चाहता है, और इंटरेस्ट उसका काफ़ी है एरोस्पेस और नेवी में भारत से इक्विपमेंट, डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने के में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित हाइड्रा। देखो एक होता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट आप लोग को पता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था ये, और इसको ओपन सोर्स रखा था, यानी कि फ्री है सबके लिए। अब इंटरनेट में जो चीज़ें आप लोग एक्सेस कर पाते हो, वो बहुत फ्री में एक्सेस कर पाते हो, वो बहुत ही छोटा है। ठीक, बहुत ही छोटा सा स्पेस है जो आप लोग जो है इंटरनेट का वो फ्री में ओपन कर मतलब एक्सेस कर पाते हो। कई जगह आप लोग कहा जाता है भैया ईमेल और पासवर्ड दो, ठीक, तो वो आता है आपका डीप वेब में। फिर उसके भी अंदर एक लेयर आती है, मतलब आप ये और अंदर जा रहे हैं, ये होता है डार्क वेब। डार्क वेब जो होता है उसमें डार्क मतलब ये है कि कई सारी इलीगल चीज़ें वहाँ पे होती रहती है, काफ़ी उसमें जो है आपका VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करना पड़ता है, कई सारे एल्गोरिथम उल्टी थी। तो मतलब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी जो है और कठिन है, और वहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो सब इलीगल वाले काम हो रहे हैं। ठीक है ना, कोई जो है बिटकॉइन चोरी कर रहा है, कोई हैकिंग कर रहा है, कोई जो है वहाँ पर जो है न्यूक्लियर कोई वेपन्स खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, समझ रहे हो। तो इससे लोग कहते हैं कि भैया इससे दूर रहना चाहिए डार्क वेब से, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम इलीगल है। इसी तरीके का जो डार्क वेब है उसमें सबसे बड़ा जो नेटवर्क है जो इस तरीके खरीद फरोख्त करता है वो था हाइड्रा। ठीक, और ये हाइड्रा जो था वो रशिया का था इसलिए बोल रहा हूँ कि जर्मन की पुलिस ने जो है ये अभी दावा किया है कि रशियन लैंग्वेज इलीगल डार्कनेट मार्केट प्लेस है, कि भैया आओ क्या चाहिए, AK-47 लो अभी ले जाओ, पैसे दो घर पहुंच जाएगी, समझ रहे हो, इस तरीके का था। ठीक, और ऐसा होता भी है। तो वो हाइड्रा को उन्होंने बोला कि हमने इसको जो है अभी गिरा दिया है, और यहाँ से जो नेटवर्क जो दुनिया का सबसे बड़ा था, और वहाँ से हमें बिटकॉइन भी कुछ जो है 23 मिलियन के यहाँ से इसको वो कर लिया है। ठीक है ना, मतलब हमने इसको मतलब हटा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है। डार्क वेब हाइड्रा का था, रशिया का था, जर्मन पुलिस ने ऐसा दावा किया, वह इतना ध्यान रखना। हाइड्रा जो है इलीगल चीज़ें, ड्रग्स बेचना, क्रेडिट कार्ड का डेटा बेच देना, फेक करेंसी, उल्टी सीधी चीज़ें। टॉर इंक्रिप्शन नेटवर्क आप लोग देखना, टॉर नाम से जो है ये आता है, ये अनियन वाला होता है कि ये VPN बनाता है लेयर, मतलब आपकी लोकेशन नहीं पता कर चलने देता। आप मतलब पता चला इंडिया में बैठे हो, झुमरी तलैया में बैठे हुए हो, और आपको दिखाएगा कि आप जो है स्कॉटलैंड में हो, या फिर फिनलैंड में हो, या फिर यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। ठीक, तो आपकी लोकेशन नहीं पता चलने देता है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर अभी जर्मन ने बोला है कि ख़त्म कर दिया। डार्क नेट ये एक ओवरले नेटवर्क होता है विद इन द इंटरनेट, जिसको कि आप एक्सेस कर पाओगे किसी स्पेशल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के वजह से ही, मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए, कॉन्फ़िगरेशन के जरिए, अथोराइजेशन के जरिए, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज। 1 ईयर हम लोग ने पढ़ा था पीछे, तमिलनाडु ने ये तमिलनाडु का केस था कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि हमने जो है ये 1 ईयर्स जो क्षत्रिय हैं उनको हमने मोस्ट पिछड़े जो समुदाय हैं, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, तमिलनाडु ने एक लॉ लाया, उसमें उन्होंने कहा कि हम 20% रिजर्वेशन शैक्षिक संस्थानों और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देंगे। ठीक, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को, उसमें से अकेले 1 ईयर क्षत्रियों को उन्होंने कहा कि 10.5% हम इनको देंगे। लेकिन फिर केस चला गया, और इस बार इसको जो है मदुरई बेंच जो है मद्रास की हाईकोर्ट, उसने कहा कि हटो यार, क्या तुम कुछ भी ले आ रहे हो, तुम्हारे पास मात्रात्मक डेटा तो है नहीं, यानी कि क्वांटिफाइबल डेटा। नागराज केस अगर आप लोग पढ़ोगे, नागराज केस ये नाम है, तो उसमें ये बताया गया कि भाई साहब अगर आप कह रहे हो कि हाँ इनका जो है शैक्षिक संस्थानों में या फिर एम्प्लॉयमेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये पीछे रह गए, इनको आरक्षण की जरूरत है, तो उसका डेटा दो। जैसे कैसा डेटा दोगे, मान लीजिए कोई शैक्षिक संस्थानों में 100 लोग थे, ठीक, तो 100 में से वेनियार्स कितने लोग हैं, क्या 1 है या 2 है या 10 है। आप अगर 10.5% देना चाह रहे हो, तो आप चाहते हो ना कि 100 में से भाई साहब की 10.5
लोग तो कम से कम 10.5 मतलब 10 या 11 ऐसे होंगे, तो लोग तो 1 ईयर्स होने चाहिए ना। तो अभी कितना है ये तो बताओ, तुमने अपने आप से कैसे कर दिया। खैर उस पर जब मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने तमिलनाडु का पक्ष भी बताया था। इसमें यहाँ पर अभी क्या है कि मदुरई का बेंच का जो डिसीजन था कि उसने खारिज कर दिया था ये वाला रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जजमेंट को हाँ बोलते हुए सपोर्ट कर दिया है और यहाँ पर खारिज कर दिया है। ठीक वही सारी चीज़ें हैं। 20% में 10.5% जो है 1 ईयर खुला क्षत्रियो को दिया जाना था, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ में से। तमिलनाडु ने तब ये कहा था कि हमने पहले जो है कमीशन बनाया था और उसमें डेटा था। खैर वो कुछ भी नहीं है। एक कमीशन का बस नाम याद रखिएगा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित सेकंड बीसी कमीशन जो है ये है बैकवर्ड क्लास कमीशन, ध्यान रखिएगा। तो जे अंबाशंकर इनके द्वारा ये 1982-85 में हुआ था, उस टाइम पे कलेक्ट किया गया था। ठीक, और स्टेट का जो बीसी कमीशन था उसने भी रिपोर्ट दी थी 2011 में। ठीक है, जिसमें कि जब तमिलनाडु में पता है ना 69% रिजर्वेशन दे रखा है। बीसी एमबीसी डी नोटिफाइड जो है कम्युनिटीज जो है शेड्यूल ट्राइब को पूरे को मिला के 1994 में एक्ट आया था। 69% रिजर्वेशन है वहाँ पर। ठीक, तो उस समय भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अभी वाले केस में कि तब भी तुमने समुदाय का क्या ब्रेकअप है गवर्नमेंट सर्विसेज में अलग अलग समुदाय का, ये तुमने तब भी नहीं दिया था मेरे भाई। तो क्वांटिफाइबल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मात्रात्मक डेटा जो है वो की कमी की वजह से यहाँ पर ये खारिज रिजर्वेशन कर दिया गया। भाई तुम बताओ तो सही, मान लीजिए जो है वैकेंसी है, ठीक, आपके यहाँ मतलब कि टीम में मान लीजिए क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं, आप कहते हो कि 2 लोग जो है रिजर्वेशन होंगे। अब आप सोच रहे हो कि यार क्रिकेट में भी सर रिजर्वेशन डालने दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में है रिजर्वेशन, क्रिकेट टीम में भी है, स्पोर्ट्स में भी है कि कुछ जो ब्लैक्स हैं वो उनको रहना ही रहना है, समझ रहे हो। तो उसमें यह है कि उन्होंने कह दिया कि भाई साहब 3 लोग रहेंगे, रिजर्वेशन देते हैं। तो कहेंगे पहले ही बताओ, तो पहले पता चला वो 5 लोग पहले से ही थे, तो तुम 3 रिजर्वेशन देके तुम क्या करना चाह रहे हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो है ये माथाकशी ये चल रही है, यहाँ पे माथापच्ची इन लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये अलग खारिज कर दिया है। ठीक, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यूज संबंधित है। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां। देखिए एक पार्लियामेंट की कई सारी कमिटीज होती हैं, समितियां होती हैं। एक होती है एडहॉक जो टेम्परेरी होती है, दूसरी होती है स्टैंडिंग जो स्थायी होती है। ठीक, तो स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की उसने एक रिपोर्ट अभी निकाली और उन्होंने कहा कि जो भी विकास वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, ये डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक वाले, ये भैया काम नहीं कर पा रहे ढंग से, ये उन्होंने कहा है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको है। ठीक, सबसे कमज़ोर भी हैं, सबसे जो है वंचित भी हैं, और जो विकास के कार्यक्रम इनके लिए चलाए जा रहे हैं वो जो है कारगर नहीं हो रहे हैं। अब हम लोग को मेन चीज़ ये समझना जरूरी है कि भाई साहब ये कम्युनिटीज़ जो मोस्ट वल्नरेबल और डिप्राइव्ड हैं ये है क्या क्या। डी नोटिफाइड मैंने आप लोग पहले पढ़ाया भी है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या होता था, नोटिफाइड ट्राइब्स होती थी और ये कहते थे कि भैया ये ट्राइब जो है फला फला ABC, ये जो है ये क्रिमिनल ट्राइब है। ठीक, और जो भी इस ट्राइब का बच्चा भी होगा तो वो जन्मजात क्रिमिनल है, जन्मजात अपराधी है। ठीक, तो ये इनका एक एक्ट था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। तब ब्रिटिशर्स, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने इनको क्या किया, नोटिफाइड की जगह डी नोटिफाइड कर दिया कि हमने इस जो है कैटेगरी से इनको डी नोटिफाई कर दिया, हटा दिया है। ठीक, जो है ये अधिसूचित जो है हटा दिया गया इसे। तो ये अब मतलब अब वो चीज़ ख़त्म हो गई कि मतलब क्रिमिनल को बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये डिप्राइव अभी भी रहे, कोई भी इनका जो है विकास कल्याणकारी जो है काम नहीं हो पा रहा था। ठीक, वहीं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक क्या होता है भाई साहब, एक जगह से दूसरी जगह चलते जाएंगे, तीसरी जगह चलते जाएंगे। ठीक, बंजारे टाइप से जैसे होता है नोमैडिक, कोई जो है इसको हिप्पी बोलता है कोई किसी तरीके से, तो एक जगह से दूसरी जगह जो चलते आते हैं, ये कहीं एक जगह ठहरते नहीं है। ठीक, तो एक कमीशन बना था, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब 2006 में। ये कमीशन का नाम क्या था, रेनके कमीशन। ध्यान रखना, रेनके कमीशन किस, या फिर ऐसे पूछ सकता है, रेनके कमीशन इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। 2006 में आया था। ईयर भी पूछता, कई बार बोल देता है कालानुक्रम में लगाइए, यानी कि क्रोनोलॉजी में लगाइए। ठीक, तो बालकृष्ण सिद्धराम रेनके की रिपोर्ट इन्होंने अपनी 2008 में दी थी। उन्होंने तब ये बताया था कि सेंसस 2001 के मद्देनजर
10.74 करोड़ लोग जो है वो डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं भारत में। फिर एक नई कमीशन बनाई गई 2014 में, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 2018 में। इस कमीशन के नए वाले के हेड बताइए कौन थे, जिन्होंने बताया कि जो ये समुदाय हैं डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक, ये 1262 है करीबन, ठीक। और ये वाइल ए नंबर ऑफ दीज ट्राइब्स आर कैटेगराइज, कई सारी ट्राइब जो इनमें हैं उनको SC ST और OBC दिया गया, तो उनको भाई थोड़ा सा और जो है कलाकारी और स्कीम बढ़िया से चलती हैं। लेकिन जो हमारी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उसने कहा है कि 269 DNT कम्युनिटीज जो है अभी कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं है, यानी कि आरक्षण नहीं है, ठीक। और ये जो है फ्रिक्वेंटली बाहर ही रहते हैं, इनका भी कोई भी जो है वेलफेयर हो नहीं पा रहा है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कमीशंस थी, कब कब बनी थी। और अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, देखिए आप लोग पता है मुल्ला पेरियार डैम आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। इसमें क्या है कि केरला और तमिलनाडु, ठीक, और यहाँ बीच में बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है। केरला कहता है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पता नहीं कितना साल पुराना है, 100 साल के ऊपर, ये इसमें खतरा है और तुम्हारी लोग को खतरा है, तमिलनाडु वालों को। तमिलनाडु वाले कहते हैं अम्मा रसकला तू क्या बात कर रहा है यार, हम है रजनीकांत। वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि खतरा है, हम तो कह रहे हैं तुम 152 फीट और पानी ऊपर चढ़ा दो तब भी खतरा नहीं है, ठीक। तो ये सब मतलब इस तरीके की मत्था बच्ची चल रही थी इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर एक सुपरवाइजरी निगरानी कमेटी बना दी, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी सेंटर पहुंचा हुआ, सेंटर एक बिल लेके आया था, डैम सेफ्टी बिल करके, जो है 2021 में। उसने कहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई साहब प्लीज़ 1 साल थोड़ा सा रुक जाइए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हम बनाने वाले हैं, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अंतर्गत। जब ये एक्ट आ जाएगा, ये अथॉरिटी आ जाएगी, तब आप ये अपनी सुपरवाइजरी कमेटी जो मुल्ला पेरियार डैम वाली है ये हटा लीजिएगा, तब तक के लिए प्लीज़ रुक जाइए। और इससे काफ़ी अच्छा होगा कि ये जो डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में, लीगल बैटल है, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि अथॉरिटी के लिए रोकने की बात कर रहा है कि तब तक बनने के लिए वहीं बना निगरानी वहीं जो मुल्ला पेरियार निगरानी कमेटी है वहीं चलती रहे। 2021 का जो डैम सेफ्टी एक्ट है वो सर्विलांस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, निगरानी, निरीक्षण, संचालन, रखरखाव का प्रावधान करता है। इसमें देखिए अथॉरिटी तो आपने पढ़ लिया, सुन लिया, इसके अलावा एक नेशनल कमेटी भी बनाएगा डैम सेफ्टी पर, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये मुल्ला पेरियार के लिए नहीं है, ये नेशनल लेवल के जितने भी डैम है सबको देखेगा, सबके रिकमेंड जो है रेगुलेशन आएगा, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, डिस्प्यूट, ये सब कुछ यही करेगा, समझ रहे हो। और मुल्ला पेरियार को मैंने आप लोग बता दिया 126 साल पुराना डैम है भाई साहब, काफ़ी पुराना है। ये कहता है कि भाई साहब तुमको खतरा है तमिलनाडु वालों को, तमिलनाडु वाले कहते हैं नहीं नहीं हमें कहाँ खतरा है, तुम पानी और 152 फीट और इंक्रीज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर जो भी है, तो यहाँ पे हमारा सेशन है यहाँ पे ख़त्म होता है। ये सारे मॉड्यूल्स हैं आपके, और आप लोग जो है इसको देख लीजिए, जहाँ पे भी आप लोग को समझ में आता है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक ले आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।